कौन है? सफदर ने डोर फोन का बटन प्रेस करते हुए कहा। टाइगर। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज सुनाई दी तो सफदर ने डोर फोन ऑफ किया और दरवाजा खोल दिया। टाइगर ने अंदर दाखिल होकर सबको सलाम किया और फिर इमरान के सामने मौजूद खाली कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, कोई खास बात? इमरान ने कहा। बॉस, बाटले और उसके साथियों ने इस शहर के एक सियाहती होटल में कुछ देर कयाम किया। फिर उन्होंने एक ताकतवर जीप खरीदी और उस जीप पर 2 अफराद सवार होकर वो यहाँ से प्रश टाउन गए, जहाँ वो हुकूमत के एक ड्राइवर नादर से मिले। नादर लेबोरेटरी जाने और वहाँ से आने वालों को जीप में लाने और ले जाने का काम करता है। वहाँ से ये नादर को होटल में लाए और फिर कुछ देर बाद वो सब उस जीप में सवार होकर पहाड़ी इलाके में चले गए और अब तक उनकी वापसी नहीं हुई। टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। इस कदर तफसील तुमने कैसे और कहां से हासिल की है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, जबकि सफदर और कैप्टन शकील की आंखों में भी हैरत के तासुरात नुमाया थे। बॉस, बाटलर उसके साथी, जिनमें एक औरत और 2 मर्द शामिल है, एक्रीमियन मेकअप में है। उनके पास बैनुल अक़वामी सयाह होने के कागजात और सयाहत के पास मौजूद है। वो उन्हीं चेहरों में है जिन चेहरों में वो ग्रेटलैंड से पाकिस्तान आए हैं। चुनांचे बाटले के बारे में पूछने पर मालूमात मिल जाती है। बाटले ने होटल वालों से बाकायदा नादर के गांव प्राश टाउन के बारे में मालूमात हासिल की थी। उनके साथ पहाड़पुर से रवानगी के वक्त एक मकामी आदमी भी था, जिसके हुलिये से मालूम हुआ कि वो साइंसदान डॉक्टर जफर है और दारुल हुकूमत में किसी लेबोरेटरी में काम करता है। टाइगर ने कहा तो इमरान सीधा होकर बैठ गया। साइंसदान डॉक्टर जफर खुद साथ था। ओ, आगे बताओ क्या हुआ? इमरान ने बेचैन से लहजे में कहा। सफदर और कैप्टन शकील दोनों उसकी बेचैनी का सबब जानते थे। मैंने प्राश टाउन जाकर मालूमात हासिल की है। उनके मुताबिक वहाँ डॉक्टर जफर ने नादर से बात की और फिर डॉक्टर जफर, बाटले का एक साथी और नादर जीप में बैठकर होटल वापस आए और कुछ देर वहाँ रहने के बाद बाटले और उसके साथी डॉक्टर जफर और नादर ये सब लोग उसी जीप में सवार होकर पहाड़ी इलाके की तरफ चले गए और उनकी वापसी अभी तक नहीं हुई। टाइगर ने जवाब दिया। किससे मालूम हुआ है? इमरान ने कहा। नादर से पहले एक आदमी रहमत खान यही काम करता था, लेकिन फिर एक एक्सीडेंट में उसकी एक टांग फ्रैक्चर हो गई तो उसे रिटायर कर दिया गया। अब वो ड्राइंग तो नहीं कर सकता, लेकिन रास्ता बता सकता है। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, फिर हमें वहां पहुंचना है, इमरान ने फैसलाकुन लहजे में कहा। तो सफदर और टाइगर ने भी उसकी तायद कर दी। बाटले अपने साथियों समेत एक गार में से गुजरने के बाद एक कुदरती क्रैक से गुजरकर दूसरी तरफ मौजूद एक छोटी सी लेकिन गोल गार में दाखिल हुआ। अब तक उन पर किसी भी तरफ से कोई अटैक न हुआ था, जबकि डॉक्टर जफर ने उन्हें डराया था कि वो किसी भी लम्हे किसी भी अटैक का शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर जफर तो हमें खामखा डरा रहा था, पामेला ने कहा। हाँ, ये एशियाई लोग ऐसे ही होते हैं, एडन ने जवाब देते हुए कहा। दरअसल हमारे पास 00 क्रॉस फायर मौजूद है, उसकी वजह से यहाँ मौजूद कोई डिवाइस काम नहीं कर रही, बाटले ने कहा। ओह हाँ, यही वजह हो सकती है। एक्रीमिया जिंदाबाद, इस बार टोनी ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। आओ अब आगे चले, बाटले ने कहा और एक तरफ मौजूद गारनुमा सुराग की तरफ बढ़ने लगा। ये एक सुरंगनुमा कार थी, लेकिन इस कदर खुली जरूर थी कि वहाँ सर झुकाकर और कतार बनाकर उसमें से गुजर सकते थे। चुनांचे ऐसा ही किया गया और फिर वो बाटले की रहनुमाई में दूसरी तरफ पहुंचे तो ये भी एक छोटी सी कार थी जिसकी छत में सुराख मौजूद था। वो सर उठाकर उस सुराख को देख ही रहे थे कि यकलक सरर की तेज आवाज के साथ सुराख इस तरह बंद हो गया जैसे कभी वहाँ रहा ही न हो। बहुत मोटी चट्टान न जाने कहां से आकर उसमें एडजस्ट हो गई थी। इस तरह की मामूली सी झरी भी साइडों पर नजर न आ रही थी। उसी लम्हे उनके उकब में भी सरर की तेज आवाज सुनाई थी तो वो सब उछलकर मुड़े तो सुरंग का रास्ता भी छत के सुराख की तरफ बंद हो चुका था। ये क्या हुआ? ये तो लगता है कि बाकायदा हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है, पामेला ने चीखते हुए कहा। हाँ, हमें बाकायदा यहाँ लाकर ब्लॉक कर दिया गया है। इसका मतलब है कि हमारा 00 क्रॉस काम नहीं कर रहा। ये कैसे मुमकिन है? बाटले ने ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। हम बम मारकर रास्ता खोल सकते हैं, एडन ने कहा। निकालो बम और पहले वापसी का रास्ता खोलो, वरना छत टूट गई तो हम सब मलबे में दब जाएंगे, बाटले ने कहा। ओ, तो ये मसला है, वेरी बैड, पामेला ने कहा। क्या हुआ? बाटले ने चौंक कर पामेला की तरफ देखते हुए कहा। अब हम वापस तो जा सकते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि छत पर बम मारने का नतीजा कुछ भी निकल सकता है। हम मलबे के नीचे दबकर हलाक हो सकते हैं, और अगर मलबा ज्यादा हुआ तो हमारी हड्डियां तक सुरमे की तरफ पिस जाएंगी। यकीनन ये उन्होंने बाकायदा ट्रैप बनाया है, पामेला ने कहा। हम कोई और रास्ता भी तो तलाश कर सकते हैं। बहरहाल बम मारो ताकि हम यहाँ से तो निकले, वरना यहाँ हमारे दम भी घुट सकते हैं। मुझे यहाँ ऑक्सीजन की कमी अभी से महसूस होने लग गई है, बाटले ने कहा तो सबके चेहरों पर इंतहाई तशवीश के तासुरात उभर आए। एडन ने अपनी पुष्ट पर लाते हुए बैग में से
एक मेगा पावर बम निकाला और उसकी पिन खींचकर उसे पूरी कुव्वत से उगती दीवार के उस हिस्से पर मार दिया जहाँ पहले रास्ता मौजूद था। लेकिन कुछ भी ना हुआ, बम टूटकर नीचे गिरा और बारूद जमीन पर बिखर गया। क्या मतलब, ये बम काम नहीं कर रहा? क्यों? बाटले ने हैरत से उछलते हुए कहा। आप अपना जीरो क्रॉस ऑफ कर दे, शायद इसकी वजह से ऐसा हुआ होगा, पामेला ने कहा। तो बाटले ने इस बात में सर हिला दिया और जेब से डबल जीरो क्रॉस निकालकर उसे ऑफ कर दिया। अब दूसरा बम फायर करो, बाटले ने ऑफ शुदा डबल जीरो क्रॉस वापस जेब में रखते हुए कहा। और एडन ने पुष्ट पर मौजूद बैग में से एक और बम निकाला। उसकी पिन दांतों से खींचकर उसने उसे पूरी कुव्वत से दीवार पर मार दिया, लेकिन उसका भी वही हश्र हुआ जो पहले का हुआ था। ओह वेरी बैड, इसका मतलब है कि यहाँ कोई ऐसा आला काम कर रहा है जो बारूद को जीरो कर देता है, और वो डबल जीरो पावर क्रॉस से भी ज्यादा ताकतवर है। बाटले ने परेशान से लहजे में कहा। अब क्या होगा? यहाँ तो अब सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है, यहाँ मौजूद ऑक्सीजन जल्द खत्म हो जाएगी, पामेला ने घबराए हुए लहजे में कहा। 2 बमों से निकलने वाला बारूद अब यहाँ की फिजा में शामिल हो गया है। वो हमें किसी भी वक्त बेहोश कर सकता है और ऑक्सीजन की कमी हमें हलाक कर देगी, एडन ने कहा। खामोश हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो, बाटले ने गुस्सीले लहजे में कहा। सोचो, जल्दी सोचो बाटले, वरना बंद कार हमारा मकबरा बन जाएगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं और मेरा जहन लट्टू की तरह घूम रहा है, पामेला ने तेज तेज लहजे में बोलते हुए कहा। और उसके साथ ही वो इस तरह नीचे गिरी जैसे उसके जिस्म से तवानाई यकलक गायब हो गई हो। ओ हाँ, ये हो सकता है, उसी लम्हे बाटले ने आंखें खोलते हुए कहा। वो आंखें बंद किए खड़ा था जबकि टोनी झुककर पामेला को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। एडन, तुम्हारे बैग में रेस्पिरेशन मौजूद है, वो निकालो, जल्दी करो, बाटले ने एडन से मुखातिब होकर कहा। तो एडन ने अपना बैग अपनी पुश्त से उतारा और नीचे रखकर खोल दिया, लेकिन खुद भी वो इस तरह पैरों के बल बैठ गया जैसे उसके जिस्म में जान न रही हो। मेरा सर, एडन के मुंह से घुटी घुटी आवाज निकली और फिर वो वही जमीन पर गिर गया। उसी लम्हे पामेला को होश में लाने की कोशिश करता हुआ टोनी भी बेहोश होकर गिर गया। बाटले की अपनी हालत भी खराब थी, लेकिन उसे मालूम था कि अगर वो बेहोश हो गया तो फिर उन सब की मौत यकीनी है, इसलिए वो अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर उसने खुद ही बैग में से रेस्पिरेशन निकाल लिया। ये एक पिस्तौल नुमा आला था जिसके सामने मुस्ततिल शक्ल की प्लेट लगी हुई थी। उससे जो रेस निकलती थी वो उस प्लेट पर पहुंचकर जोरदार झटके से आगे बढ़ती थी, और ये झटका इस कदर जोरदार होता था कि बड़ी बड़ी चट्टानें खुल जाती थी। इसलिए उसे यकीन था कि गो यहाँ बारूद काम नहीं कर रहा, लेकिन रेस आला जरूर काम करेगा, क्योंकि रेस के आलात बेहद जदीद भी थे और इंतहाई महंगे भी। इसलिए पसमानदा मुल्कों ने सिर्फ मैगजीनों और कुतुब में उनका तस्करा पड़ा होगा, लेकिन इसका हुसूल और इस्तेमाल इन पसमानदा मुल्कों के लिए नामुमकिन था। उसके तीनों साथी बेहोश हो चुके थे, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था, क्योंकि वो उन सब का इंचार्ज था। ये उसकी ड्यूटी थी कि वो अपने साथियों का ख्याल रखे। उसने रेस प्रेशर को ऑन किया और फिर उसका रुख उस उगती दीवार की तरफ कर दिया जहाँ से वो सुरंग उबूर करके इस गार में दाखिल हुए थे। उसने रेस प्रेशर का ट्रिगर दबा दिया। कटाक की आवाज के साथ ही प्लेट से निकलने वाली बनफशी रंग की शुआएं सामने दीवार से टकराई और उसके साथ ही खौफनाक धमाका हुआ और वो दीवार रेजा रेजा होकर उगबी तरफ गिर गई और उस सुरंग का रास्ता पहले से भी ज्यादा खुल गया। उसके साथ ही ताजा हवा का रेला भी गार में दाखिल हुआ तो बाटले खुशी से उछलकर खड़ा हो गया। वो न सिर्फ खुद बल्कि उसके साथी भी बच गए थे, जो ऑक्सीजन की कमी और बारूद की वजह से फिजा की आलूदगी से बेहोश हो गए थे। लेकिन उसे यकीन था कि अब ये जल्द ही होश में आ जाएंगे, क्योंकि उसे मुसलसल एहसास हो रहा था कि चट्टान हटने के बाद ताजा हवा किसी न किसी रास्ते से अंदर आ रही थी। और फिर उसने एक एक करके एडन और टोनी को होश दिलाया। अलबत्ता पामेला जब बावजूद कोशिश के होश में न आई तो उसने उसे उठाकर अपने कंधे पर लादा और फिर वो तीनों उस सुरंग में दाखिल हो गए। तवील सुरंग का खातिमा बड़े कमरे नुमा कार में हुआ और यहाँ पहुंचकर उन्हें एक बार फिर शौक सा लगा, क्योंकि उसका वापसी का रास्ता भी बंद था। लेकिन बाटली को अब रेस प्रेशर पर भरोसा था और उसका भरोसा दुरुस्त साबित हुआ जब रेस प्रेशर की मदद से आखिरी रुकावट भी दूर हो गई और वो सब एक एक करके गार से बाहर खुले आसमान के नीचे पहुंच गए। और फिर वो सब बेइख्तियार लंबे लंबे सांस लेने लगे। खुली फिजा में पहुंचकर पामेला को भी होश आ गया था। ये वही जगह थी जिसे लास्ट स्टॉप कहा जाता था और जहां से आगे लेबोरेटरी तक के लिए पहाड़ों के अंदर का रास्ता इस्तेमाल किया जाता था। ये इंतहाई खौफनाक रास्ता है बाटले, हमें कुछ और सोचना चाहिए, पामेला ने कहा, जबकि एडन और टोनी दोनों लंबे लंबे सांस लेते हुए इधर उधर घूम फिर रहे थे। दूसरी तरफ का रास्ता शुक्रान से है और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो लोग साइंस में भी आगे हैं और काम करने में भी, इसलिए इधर से मिशन मुकम्मल करना है, बाटले ने ऐसे लहजे में कहा जैसे ये उसका आखिरी फैसला हो। ओके।
पामेला ने बाटली का मूड देखकर उसकी तायद कर दी। बॉस बॉस। अचानक लास्ट स्टॉप के आखिरी किनारे पर खड़े एडन ने चीखते हुए कहा। वो नीचे देख रहा था। क्या हुआ एडन, क्यों चीख रहे हो? बाटले ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। एक बड़ी जीप आ रही है उस तरफ, एडन ने कहा तो बाटले समेत सब उछल पड़े। ओ, वो यही आ रहे होंगे, यहाँ और किसी तरफ जाने का रास्ता नहीं है, बाटले ने कहा। लेकिन वो कौन हो सकते हैं बाटले? पामेला ने भी आगे बढ़ते हुए कहा। वो यकीनन कोई साइंसदान होगा, डॉक्टर जफर की तरह। उसे लेबोरेटरी ले जाया जाएगा। हमारे लिए ये बेहतरीन मौका है। हम पहले उस कमरे तक पहुंच जाए जहां हमें ब्लॉक किया गया था, और अगर रेस प्रेशर काम न करती तो अब तक हम खत्म हो चुके होते। वहां से आगे हम कंट्रोल कर लेंगे, बाटले ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। बॉस, हम यहाँ इर्द गिर्द क्यों न छुप जाए? नादर ने बताया था कि अंदर से आदमी आता है, वो साइंसदान को ले जाता है। अगर पहले वहाँ हमारी मौजूदगी मार्क हो गई तो वो आदमी ना आएगा, एडन ने कहा। लेकिन उन लोगों के खात्मे के लिए हमें उन पर फायर खोलना पड़ेगा। साइलेंसर लगे 2 पिस्टल्स थे, वो नादर और डॉक्टर जफर पर खाली कर दिए थे, और पहाड़ों में फायरिंग की गूंज न जाने कहां सुनाई देगी। इस तरह हम फंस सकते हैं, इसलिए हम गर्दन दबाकर और कनपट्टी पर जर्ब लगाकर उनका खात्मा करेंगे, बाटले ने कहा। जो करना है जल्दी करो, वो लोग यहाँ पहुंच गए तो फिर मसला बन जाएगा, पामेला ने परेशान से लहजे में कहा। आओ, हमें अंदर ही रहना होगा, आओ, बाटले ने हतमी लहजे में कहा और वापस मुड़ गया तो पामेला, एडन और टोनी तीनों भी उसके पीछे चल पड़े। इमरान ने पहाड़पुर से ताकतवर इंजन और नए मॉडल की मजबूत बॉडी वाली जीप खरीदी, और फिर उस जीप पर ही सवार होकर वो सब उस टाउन की तरफ रवाना हो गए जहां नादर की रिहाइशगाह थी। गो टाइगर को उसका दुरुस्त पता मालूम था, क्योंकि टाइगर ने पहाड़पुर में एक होटल में काम करने वाले सुपरवाइजर से इस बारे में मालूमात हासिल कर ली थी, जो नादर के गाँव में ही रहता था और नादर से पहले उसी पोस्ट पर काम करता था। यानी वो सरकारी तौर पर लेबोरेटरी जाने वाले अफराद को जीप में सवार करके लास्ट स्टॉप पर पहुंचाया करता था, या लेबोरेटरी से वापस आने वालों को लास्ट स्टॉप से वापस टाउन ले आता था, जहां से वो बाय रोड पहाड़पुर पहुंच जाते थे। लेकिन फिर उस आदमी जिसका नाम रहमत खान था कि एक एक्सीडेंट में एक टांग 3 जगहों से टूट गई थी। वो इस काबिल तो हो गया था कि छड़ी के सहारे से चल भी सकता था और ड्राइविंग भी बआसानी कर सकता था, क्योंकि उसकी जो टांग टूटी थी उससे उसने सिर्फ एक्सीलेटर दबाना था, और ये काम वो अब भी आसानी से कर सकता था। जबकि दूसरी टांग दुरुस्त हालत में थी, लेकिन महकमे ने उसे न सिर्फ ड्यूटी से हटा दिया था बल्कि उसे जबरी पेंशन पर भी भेज दिया गया था। जाहिर है ये पेंशन इस कदर न होती थी जिससे उसका और उसके घर वालों का बआसानी गुजारा हो सके, इसलिए उसने पहाड़पुर के एक होटल में बतौर सुपरवाइजर नौकरी कर ली थी। वो अपनी ड्यूटी कुर्सी पर बैठकर करता था और वेटर्स को चेक करता रहता था ताकि होटल के ग्राहकों को कोई शिकायत ना हो। टाइगर ने उससे मुलाकात करके उसे अपने साथ चलने और उसके लिए भारी मुआवजे की पेशकश की तो रहमत खान मान गया, और फिर टाइगर ने पहले तो खुद जाकर इमरान को तफसील बताई थी, और फिर उसने रहमत खान को इमरान से मिलवा दिया था, और इमरान ने न सिर्फ उसे माकूल मुआवजा देने का वादा किया बल्कि उसे भारी इनाम देने का भी वादा कर लिया। टाउन पहुंचकर रहमत खान ने वहां नादर के बारे में चेकिंग की, लेकिन उसे भी यही रिपोर्ट दी गई कि नादर आखिरी बार एक जीप में साइंसदान डॉक्टर जफर को लेकर, जिसके साथ एक गैर मुल्की आदमी भी था, गया है, और फिर अब तक न ही नादर की वापसी हुई और न ही वो जीप वापस आती देखी गई। जिस पर इमरान ने फौरी तौर पर उस लास्ट स्टॉप तक पहुंचने के लिए रवानगी का ऐलान कर दिया, और अब इमरान, टाइगर, सफदर और कैप्टन शकील रहमत खान के साथ लास्ट स्टॉप की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। रहमत खान के साथ साइड सीट पर टाइगर था, जबकि उगबी सीटों पर इमरान, सफदर और कैप्टन शकील के साथ मौजूद था। इमरान साहब, क्या बाटले और उसके साथी वहां मौजूद हिफाजती इंतजाम को कवर कर लेंगे, क्योंकि उस लेबोरेटरी के हिफाजती इंतजाम आपके बकौल फुल प्रूफ है, कैप्टन शकील ने कहा। दोनों बातें हो सकती हैं, एक तो ये कि वो हाई पावर जीरो क्रॉस को इस्तेमाल करके हिफाजती इंतजाम को जीरो कर दे। ऐसी सूरत में वो अब तक लेबोरेटरी पहुंच भी चुके होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरी सूरत उनके वहां रुकने की एक ही वजह हो सकती है कि वो लोग वहां बैठे किसी की आमद का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि लेबोरेटरियों में अक्सर रिसर्च वर्क में रुकावट आ जाती है, और उस रुकावट को दूर करने के लिए किसी न किसी साइंसदान को वहां भेजा जाता है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, डॉक्टर जफर और नादर तो वापस आ जाते, क्या वो भी रास्ता खुलने के इंतजार में होंगे? सफदर ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ, तुमने अच्छा पॉइंट सोचा है, ये वाकई अहम बात है, इमरान ने तहसीन भरे लहजे में कहा। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर जफर और नादर को उन लोगों ने खत्म कर दिया होगा, वो उन्हें जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन वो डॉक्टर जफर को साथ क्यों ले गए, वजह? सफदर ने कहा। डॉक्टर जफर पारस लेबोरेटरी को एक चक्कर लगा आए हैं,
बाटले उसे अपने साथ इसलिए ले गया ताकि डॉक्टर जफर उसकी रहनुमाई कर सके। अलबत्ता नादर की वापसी नहीं हुई, इसलिए हो सकता है कि उसे हलाक कर दिया गया हो और जीप कहीं छुपा दी गई हो और डॉक्टर जफर को वो लोग उस वक्त तक हलाक नहीं करेंगे जब तक वो लेबोरेटरी तक न पहुंच जाए। फ्रंट सीट पर बैठे हुए टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, इमरान साहब, हमारी जीप उस पहाड़ी इलाके में दूर से मार्क हो सकती है और हो सकता है कि बाटले और उसके साथी किसी वजह से अभी तक उस लास्ट स्टॉप पर ही हो। इस सूरत में वो हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित होंगे, इसलिए हमें तकसीम होकर और चट्टानों की ओट लेकर वहां पहुंचना चाहिए। सफदर ने कहा, रहमत खान, कितना सफर बाकी है? इमरान ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा, सर, एक चक्कर के बाद हम लास्ट पॉइंट पर होंगे और ये चक्कर तकरीबन 10 किलोमीटर का है। ड्राइवर रहमत ने जवाब दिया, ओके, फिर जीप को किसी चट्टान की ओट में रोक दो, ऐसी जगह के किसी तरफ से भी और खुसूसन ऊपर से कोई उसे देख न सके। इमरान ने कहा, यस सर। रहमत खान ने जवाब दिया और फिर थोड़ा आगे जाकर रहमत खान ने जीप आगे की तरफ निकली हुई एक चट्टान के नीचे इस तरह ले जाकर रोक दी कि उसे किसी भी तरफ से चेक न किया जा सकता था जब तक उसके करीब न कोई पहुंच जाए। कहाँ है वो लास्ट स्टॉप? इशारे से बताओ, इमरान ने रहमत खान से कहा तो उसने उंगली ऊपर की तरफ और थोड़ा सा रुख मोड़कर इशारा कर दिया। अगर वहाँ लोग छुपे हुए हों और हम उनकी नजरों में आए बगैर वहां तक पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंच सकते हैं? इमरान ने कहा, हमें घूमकर उगबी तरफ जाना होगा, वहां से ऊपर चढ़कर हम वहां पहुंच जाएंगे, जबकि वो लोग फितरी तौर पर हमें नीचे ही चेक करते रहेंगे, और वो भी उस सूरत में कि अगर उन्होंने हमें पहले चेक कर लिया हो कि हम ऊपर आ रहे हैं। रहमत खान ने जवाब दिया, ओके, चलो हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। इमरान ने कहा और फिर वो सब रहमत खान की रहनुमाई में आगे बढ़ने लगे और फिर काफी मशक्कत के बाद वो उगबी तरफ से लास्ट स्टॉप पर पहुंच गए। लेकिन यह वीरान पड़ा था, वहाँ कोई आदमी मौजूद न था। उनकी जीप यहाँ मौजूद होगी और वो नादर और उनका ड्राइवर कहाँ हो सकता है? इमरान ने ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, इमरान साहब, हो सकता है कि वो किसी और रास्ते से जीप को वापस ले जा चुका हो। सफदर ने कहा, नहीं जनाब, जीप का यहाँ और कोई रास्ता नहीं, अलबत्ता पैदल चलने के कई रास्ते हो सकते हैं। रहमत खान ने कहा, इमरान साहब, इधर आए, यहाँ एक जीप खाई में गिरी हुई है, कुछ फासले पर मौजूद। कैप्टन शकील ने कहा तो वो सब तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। ओ हाँ, जीप वाकई खाई में पड़ी है और उसे आग भी लग गई है और ये पूरी जली हुई है। इमरान ने नीचे झांकते हुए कहा, ये खाई ऐसी जगह पर है इमरान साहब कि जीप चलती हुई नीचे नहीं गिर सकती। ये खुसूसी तौर पर खाई में गिराई गई है। अगर हम ऊपर मौजूद चट्टानों से यहाँ न पहुँचते तो ऐसी खाइयों पर हमारी तवज्जो ही न जाती। कैप्टन शकील ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि उन्होंने यहाँ अपनी आमद को छुपाने के लिए जीप को खाई में गिराया है? इमरान ने कहा, यस इमरान साहब, हकीकत यही है। कैप्टन शकील ने कहा, फिर तो यकीनन नादर को भी हलाक कर दिया गया होगा और उसकी लाश भी किसी खाई में पड़ी होगी। उसे तलाश करो ताकि मामलात वाज़ेह हो सके और फिर इन मामलात को मद्देनजर रखकर आइंदा का लाएअमल बनाया जा सके। इमरान ने कहा तो कैप्टन शकील, सफदर और टाइगर तीनों बिखर कर लास्ट स्टॉप के किनारों के करीब मौजूद खाइयों की तरफ बढ़ गए। क्या नादर को वाकई हलाक कर दिया गया है? इमरान के साथ मौजूद रहमत खान ने परेशान होकर पूछा। जीप की हालत देखकर तो ऐसा ही महसूस होता है, वो मुल्क दुश्मन लोग हैं और मुल्क के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, जबकि नादर ने सिर्फ दौलत की लालच में मुल्क दुश्मनों का साथ दिया। उसका अंजाम ऐसा ही होना था। इमरान ने सख्त लहजे में जवाब दिया तो रहमत खान ने बेख्तियार झुरझुरी ली। इमरान साहब, उसी लम्हे किनारे से सफदर की आवाज सुनाई दी, बॉस बॉस, इधर खाई में कोई लाश पड़ी है। उसी लम्हे एक और किनारे से टाइगर की आवाज सुनाई दी, यहाँ भी एक लाश मौजूद है। सफदर ने बुलंद आवाज में कहा, दो लाशें? क्या मतलब? एक तो नादर की हो सकती है, लेकिन दूसरी किसकी है? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर कुछ देर बाद जब लाशें निकाल ली गई तो पता चला कि एक लाश नादर ड्राइवर की है और दूसरी साइंसदान डॉक्टर जफर की है। उन्हें गोलियां मारकर हलाक किया गया था और फिर उनकी लाशें खाइयों में फेंक दी गई थी। उनकी जेबें चेक करो, इमरान ने कहा। कुछ नहीं है, चेक कर चुका हूँ, सफदर ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि गारंटेड चेक दिए गए थे जो वापस ले लिए गए। ओके, अब मामला साफ हो गया है कि ये लोग रास्ते में हैं या फिर लेबोरेटरी तक पहुंच चुके हैं। अब हमें तेजी से आगे बढ़ना है ताकि अगर ये भी रास्ते में है तो उन्हें कवर किया जा सके। इमरान ने कहा, इमरान साहब, अगर वो लेबोरेटरी तक पहुंच भी गए होंगे तो जाहिर है अपनी मौजूदगी में तो उसे तबाह नहीं करेंगे, वरना वो खुद भी साथ ही हलाक हो जाएंगे। इसलिए वो लाजमन वापस आकर ही उसे तबाह करेंगे। हमें उनका यही इंतजार करना चाहिए। सफदर ने कहा, शुक्रान की तरफ से भी रास्ता मौजूद है, वो उधर से भी निकल सकते हैं। हमें बहरहाल चेकिंग करनी होगी,
मेरी छठी हिस्स कह रही है कि हमारा टकराव अंदर ही होगा। इमरान ने कहा, ठीक है इमरान साहब, फिर हमें पूरी तरह तैयार होकर अंदर दाखिल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बतौर अजनबी किसी हथियार का निशाना बन जाए। सफदर ने कहा, अगर किसी हथियार ने उन पर असर नहीं किया तो हम पर भी नहीं करेगा। रहमत खान, तुम चाहो तो जीप के अंदर हमारी वापसी तक रहो, चाहो तो जीप लेकर वापस चले जाओ। जरूरत पड़ने पर हम तुम्हें सेल फोन पर कॉल कर लेंगे। इमरान ने कहा, जैसे आपका हुक्म सर। रहमत खान ने जवाब देते हुए कहा, तुम चले जाओ, हमें मालूम नहीं किस किस्म के हालात पेश आए और तुम यहाँ चंद घंटों से ज्यादा तो नहीं रह सकते। हम तुम्हें कॉल कर लेंगे। इमरान ने फैसला कुन लहजे में कहा, ओके, अल्लाह हाफिज। रहमत खान ने कहा और मुड़कर लास्ट स्टॉप के किनारे की तरफ बढ़ता चला गया। आओ अब हम आगे बढ़े, इमरान ने कहा और फिर सबने मशीन पिस्टल जेबों में रखे, जबकि इमरान के हाथ में मशीन जीरो करने वाला क्रॉस भी मौजूद था। इमरान साहब प्लीज एक मिनट, कैप्टन शकील ने कहा तो सब उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। क्या बात है, खुलकर कहो। इमरान ने कैप्टन शकील की आंखों में मौजूद हिचकिचाहट के तासुरात देखते हुए कहा, इमरान साहब, हम सबको इस तरह अहमकों की तरह सर उठाकर अंदर नहीं जाना चाहिए। हम इकट्ठे भी मारे जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें हमारी आमद की खबर पहले ही मिल चुकी हो और वो रास्ते में हमारी ताक में बैठे हों। कैप्टन शकील ने कहा, लेकिन अलग अलग जाने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि रास्ता एक ही है। इमरान ने कहा, मेरा मतलब था कि पहले कोई एक वहां जाए और जब रास्ता क्लियर हो तो साथियों को कॉल करे, इस तरह हम ज्यादा महफूज रह सकते हैं। कैप्टन शकील ने कहा, हम सब तरबियत याफ्ता हैं, हमें मालूम है कि ऐसी सूरत हाल में हमने क्या करना है और किस तरह करना है। इमरान ने कहा, इमरान साहब, वो रास्ता है कहाँ जहाँ से हमने गुजरना है। सफदर ने कहा, बॉस, कि यहाँ से लेबोरेटरी के अंदर किसी साइंसदान से राब्ता हो सकता है। अचानक खामोश खड़े टाइगर ने कहा, हाँ, लेकिन क्यों? इमरान ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा, उससे अंदर की सूरत हाल मालूम हो सकती है। टाइगर ने कहा, तुम चलो, जो सूरत हाल होगी सामने आ जाएगी। इमरान ने फैसला कुन लहजे में कहा तो सबने इस बात में सर हिला दीजिए।